Welcome back to our YouTube channel MZ Stories. हेलो एवरीवन, ये एक न्यू स्टोरी है। तो अगर आपको ये पसंद आती है और आप चाहते हैं कि मैं इसके और भी एपिसोड अपलोड करूं, तो इस वीडियो पर 300 लाइक्स करवा देना और 300 लाइक्स कंप्लीट होते ही न्यू एपिसोड्स आ जाएंगे। एपिसोड 1। पाखी बेटा कहाँ हो, इतने देर से हम आपको आवाज दिए जा रहे हैं। आप हैं कि कोई जवाब ही नहीं दे रही हो। सुन भी रही हो हमारी बात? कहाँ हो बेटा? बाबा हम सुन रहे हैं, हम बस आ रहे हैं, पाखी ने कहा। थोड़ी देर में पाखी बाहर आती हैं, एक हाथ में बैग दूसरे हाथ में चश्मा लिए। पाखी के बाबा मोहन दास जी कहते हैं, बेटा तुम्हें कैसे पता कि हम तुम्हें इसके लिए ही बुला रहे थे? बाबा हम आपकी बेटी हैं। हम नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा, पाखी ने कहा। अच्छा हम चलते हैं, हमें देर हो रही है, आपके लिए नाश्ता हमने टेबल पर लगा दिया है। बाबा हमें आज ऑफिस से थोड़ी देर हो जाएगी आने में, आप परेशान मत होना, हम आ जाएंगे। पाखी की बातें सुनकर मोहनदास ने कहा, अरे बेटा वो मिश्रा जी आए थे, उन्होंने एक बहुत अच्छे घर में तुम्हारे रिश्ते की बात की है, तुम्हारी तस्वीर मांग रहे थे लड़के वालों को दिखाने के लिए। तुम हाँ कहो तो हम दे दे तुम्हारी तस्वीर। बाबा आपसे हमने कितनी बार कहा है नहीं करनी हमें अभी शादी, कोई जरूरत नहीं है किसी को कोई तस्वीर देने की, पाखी गुस्से से मुंह फुलाते हुए कहती हैं। मोहनदास पाखी के बाबा कहते हैं, बेटा अगर तुमने किसी को पसंद किया होता तो हमें ये सब नहीं करना पड़ता। अपने बाबा की बातें सुनकर पाखी कुछ सोचते हुए कहती है, हाँ हमने किसी को देख रखा है। ये कहते हुए पाखी मन ही मन खुश होते हुए कहती है, चलो अच्छा है, अब बाबा हमारे लिए रिश्ते देखना छोड़ देंगे। मोहनदास खुश होते हुए कहता है, तो बेटा जल्दी ही मिलवा देना हमें उस लड़के से, हम भी तो देखे हमारा होने वाला दामाद देखने में कैसा है। पाखी अपने बाबा की बातों का बिना कुछ जवाब दिए अपने ऑफिस चली जाती है। पाखी ऑफिस में अपना काम कर रही होती है, तभी उसे एक फोन आता है। फोन रिसीव करते ही दूसरी तरफ से बोल रहे शख्स की बातें सुनकर पाखी के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो भागते हुए ऑफिस से निकल जाती है। फ्लैशबैक। मोहनदास अपने पड़ोसी रघु के साथ बैठकर बातें कर रहे थे, वो दोनों बहुत अच्छे मित्र भी थे। रघु पाखी को अपनी बेटी की तरह मानता था। दोनों बातें ही कर रहे थे कि अचानक से बादल गरजने लगे और बारिश शुरू हो गई। अरे ये बारिश कैसे होने लगी? ऐसे मौसम में पाखी ने तो कपड़े रखे थे सूखने के लिए, छत पर सारे गीले हो जाएंगे। तुम यही बैठो रघु, हम कपड़े लेकर आते हैं, छत से कहते हुए मोहनदास छत पर चले जाते हैं। कपड़ों को उठाते वक्त वो खुद भी गीले हो गए थे। वो कपड़ों को लेकर सीढ़ियों से उतर ही रहे थे कि उनका पैर सीढ़ियों पर फिसल गया और वो गिर गए। उनकी आवाज सुनकर रघु दौड़ता हुआ सीढ़ियों के पास आया तो मोहनदास बेहोश पड़े हुए थे। उनके सर से काफी खून बह जा रहा था। वो खुद को संभालते हुए मोहन को उठाते हैं, वो पाखी को कॉल करते हैं। जैसे ही पाखी ये सुनती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो फोन रख देती हैं और भागते हुए वो घर के लिए निकल जाती है। फ्लैशबैक एंड। पाखी का घर डॉक्टर मोहनदास का इलाज कर रहे थे। पाखी उनका एक हाथ पकड़कर रोए जा रही थी, आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। डॉक्टर पाखी को अपने साथ बाहर आने के लिए कहते हैं। डॉक्टर पाखी को उसके बाबा की कंडीशन के बारे में बताते हुए कहते हैं, खून काफी बह चुका है, इन्हें किसी भी तरह की टेंशन न होने दे, जितना हो सके इन्हें खुश रखने की कोशिश करे। ये जो कहे आप लोग वही करे, 24 घंटे इनके लिए बहुत भारी है। अगर थोड़ी सी भी टेंशन ली इन्होंने तो इनकी जान भी जा सकती है। पाखी ये सब सुनते ही रोने लगती है। डॉक्टर उसे एक पर्ची देते हैं जिस पर दवाइयाँ लिखी थी। पाखी उसे लेकर अंदर आ जाती है और अपने बाबा के पास बैठ जाती हैं। धीरे धीरे मोहनदास अपनी आंखें खोलते हैं। उनके चेहरे को देखकर ही लग रहा था वो कितनी तकलीफ में है। वो धीरे से अपना हाथ उठाते हैं
पाखी तेजी से उनका हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है। पाखी के बाबा धीरे से कहते हैं, बेटा मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बाबा कहिए, पाखी रोती हुई आवाज में कहती है, जिसे देखकर मोहनदास की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं, बेटा हम उस लड़के से मिलना चाहते हैं, तुम उसे बुलाओ। ये सुनकर पाखी के होश उड़ जाते हैं और पाखी मन ही मन कहती है, कैसे बताए बाबा को, हमने उनसे झूठ कहा था। मोहनदास कहते हैं, बेटा हम जानते हैं हम ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे, हम बस तुम्हारी शादी होते हुए देखना चाहते हैं, ये हमारी आखिरी इच्छा है। ये सुनते ही पाखी को झटका सा लगता है। वो रोते हुए कहती है, बाबा आप कहीं नहीं जा रहे हमें छोड़कर, और फुट फुट कर रोने लगती है। रघु जो पास खड़ा सब देख और सुन रहा था, उसके आंखों में भी आंसू थे। वो पाखी को संभालते हुए कहता है, बेटा अभी मोहन की हालत बहुत खराब है, अगर तुम उसके सामने ऐसे रोओगी तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी। जाओ जाकर मोहन की दवाई ले आओ। पाखी जो अपने बाबा की ऐसी हालत देखकर होश खो बैठी थी, दवाई का पैकेट हाथ में लिए सड़क पर बेसुध सी चल रही थी। उसे बाहर का शोर कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, अपने ख्यालों में ही गुम पाखी बस चले जा रही थी। तभी उसे कोई हॉर्न सुनाई दिया। पाखी इधर उधर देखती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसकी नज़र सामने से आ रही एक कार पर जाती है। कार बहुत तेजी से आ रही थी। इससे पहले पाखी को कुछ समझ आता, एक तेज आवाज के साथ गाड़ी रुकती है, पर तब तक पाखी उस कार को अपनी तरफ आता हुआ देखकर बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। आसपास चल रहे लोग ये देखकर वहीं रुक जाते हैं और घेरा बना लेते हैं। तभी कार का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक लड़का बाहर आता है, जिसकी पर्सनैलिटी देखकर वहाँ सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। वो जल्दी से पाखी के पास जाता है, उसे बेहोश देखकर अपनी कार से पानी की बोतल निकालकर उसके ऊपर पानी के कुछ छींटे मारता है, जिससे पाखी को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। मैडम आप सड़क पर चल रही थी, किसी महल में नहीं जो अपने ख्यालों में ही गुम थी आप, उस लड़के ने कहा। उस लड़के की बातें सुनकर पाखी उस आवाज की तरफ देखती है, एक लड़का जो उसे ही अपनी दोनों आंखों से घूरे ही जा रहा था। पाखी उठते हुए कहती है, आई एम सॉरी, गलती हमारी थी, हमारा ध्यान कहीं और था। तभी पाखी बोलते हुए गिरने लगती है। उसे गिरता देख वो लड़का जल्दी से उसे अपनी बाहों थाम लेता है। वो उसे देखते हुए कहता है, तुम शौक में हो, अभी भी सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो, अपना पता बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। पाखी कहती है, नहीं हम खुद चले जाएंगे। वो जैसे ही आगे कदम बढ़ाती है जाने के लिए, उसके कदम एक बार फिर लड़खड़ाने लगते हैं। ये देखकर वो लड़का उसे कार का दरवाजा खोलते हुए उसकी तरफ देखता है। पाखी समझ जाती है और कार में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में वो दोनों पाखी के घर पहुंच जाते हैं। एपिसोड 2। कार में बैठे दोनों ही लोग एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। उन्हें नहीं पता था आज किस्मत उन्हें एक बंधन में हमेशा के लिए बांधने वाली है। थोड़ी ही देर में दोनों पाखी के घर पहुंच जाते हैं। पाखी कार से उतरती है। वो जैसे ही उसे थैंक्स कहने के लिए झुकने ही वाली थी, तभी उसे रघु की चीख सुनाई देती है। ये सुनते ही पाखी कुछ कहे बिना ही अंदर चली जाती है। अरुण उसे ऐसे करते देखकर अपने मन में ही कहता है, अजीब लड़की है, थैंक्स बोले बिना ही चली गई। ये कहते हुए अरुण अपनी कार स्टार्ट करने लगता है। तभी उसकी नज़र वही कार की सीट पर रखे पैकेट पर जाती है, जिसे खोलते हुए अरुण मन में ही कहता है, अब ये किसका है। जैसे ही उसकी नज़र दवाइयों पर जाती है, वो समझ जाता है ये उसी लड़की का है। वो पैकेट उसे देने के लिए अपनी कार से बाहर आ जाता है और अंदर की तरफ चल देता है। अंदर जाते ही पाखी देखती है उसके बाबा की सांसें सामान्य से तेज चल रही थी। पाखी उनके हाथ को पकड़कर बैठ जाती है और उनके हाथ को सहलाने लगती है। मोहनदास अपनी बेटी को देखकर थोड़ा नॉर्मल होते हुए कहते हैं, बेटा तुमने उसे बुलाया। पाखी कहती है, किसे बाबा।
मेरे होने वाले दामाद को बेटा। ये सुनते ही पाखी के एक बार फिर से होश उड़ जाते हैं और वो अपने मन में ही कहती है, कहाँ से लाऊं आपका दामाद जब मैं किसी को जानती ही नहीं। कैसे कहूँ आपसे, हमने झूठ कहा था आपसे। ये सब सोचते हुए पाखी कुछ कहने ही वाली होती है कि पीछे से आवाज आती है, मिस ये आपका पैकेट गाड़ी में ही रह गया था। ये सुनते ही सब उस आवाज की तरफ देखते हैं। लंबा कद, परफेक्ट शेप, बॉडी लुक्स ऐसे कि सामने वाला अपनी नजरें ही न हटा पाए। उस शख्स को देखकर मोहनदास के चेहरे पर खुशी आ जाती है। वहीं रघु भी खुश होते हुए कहता है, मोहन तेरा दामाद तो बिल्कुल हीरो जैसा दिखता है। ये सुनते ही जहां मोहनदास के चेहरे पर खुशी थी तो वहीं पाखी का चेहरा पीला पड़ गया था। अरुण तो अपने पीछे देखने लगा। उसे लगा शायद वो शख्स उसके पीछे खड़ा है जिसकी वो लोग बात कर रहे हैं। जब अरुण ने देखा उसके पीछे कोई नहीं है तो उसे समझने में देर नहीं लगी, वो उसकी बात कर रहे हैं। पाखी और अरुण एक दूसरे को शौक में देख रहे थे। तभी मोहन की बात से दोनों का ध्यान टूटता है। हमारी बेटी की पसंद है, अच्छी कैसे नहीं होगी रघु। अरुण कुछ बोलने ही वाला होता है कि इतने में पाखी झट से कहती है, हाँ बाबा ये वही है। ये सुनते ही अरुण पाखी को अजीब नजरों से देखता है और मन में कहता है, ये हो क्या रहा है। ये लोग सब पागल हो गए हैं क्या। पता नहीं सुबह किसका चेहरा देख कर उठा था जो ये सब मेरे साथ हो रहा है। अभी मुझे यहाँ आए 5 मिनट भी सही से नहीं हुए और इन सब ने मुझे इस घर का दामाद बना दिया। अरुण यही सब सोच ही रहा था कि तभी पाखी कहती है, अरे आप वहाँ क्यों खड़े हैं, यहाँ आए बाबा से मिलिए। ये सुनते ही अरुण जैसे सदमे में चला गया और मन ही मन खुद से कहता है, ये तो पागलों का पागल खाना लगता है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना ये सब मुझे भी पागल कर देंगे। ये सोचते हुए अरुण बाहर की तरफ जाने को पलट ही रहा था कि तभी उसे लगा किसी ने उसका हाथ पकड़ा हो। वो जैसे ही अपने हाथ को देखता और फिर उस हाथ को देखता है जिसने अपने दोनों हाथों के बीच में उसके हाथ को थामा हुआ था। उस हाथ को देखते हुए उसकी नज़र जैसे ही ऊपर उठती है, दो बड़ी बड़ी काली गहरी आंखों से टकरा जाती है जिनमें काजल लगा था, जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उन आंखों में देखते ही उसे महसूस हुआ कि वो आंखें उससे कुछ कह रही है, पर उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी उसे अपने हाथ पर पाखी के हाथों की पकड़ कसती हुई महसूस हुई। कितने बेवकूफ है ये, इसे इशारे भी समझ नहीं आते। है भगवान, किसी और को ही भेज देते मेरी मदद के लिए, आपको भी इसी बेवकूफ को भेजना था। पाखी मन में ही खुद से ये सब कहे जा रही थी। दोनों को ऐसे खड़े देखकर रघु कहता है, पाखी बिटिया अब क्या दामाद जी को वहीं खड़ा रखोगी, यहाँ लेकर आओ, हमें भी मिलवाओ दामाद जी से। रघु की बातों पर पाखी ने कहा, जी काका आ रहे हम। ये सब सुनकर तो अरुण और ज्यादा कंफ्यूज हो गया, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या बोले। वो कभी पाखी तो कभी रघु और मोहनदास की तरफ देखता। तभी फुसफुसाती हुई आवाज में उसे कुछ सुनाई देता है, मैं बाद में आपको सब समझा दूंगी, अभी प्लीज वैसा ही करिए जैसा हम आपको कह रहे हैं। पाखी ने कहा तो अरुण उसे हैरान और परेशान नजरों से बस उसे देखे ही जा रहा था। पाखी उनके पास आते हुए कहती है, ये हमारे रघु काका है और ये हमारे बाबा। अरुण दोनों को देखते हुए नमस्ते करता है, बाबा और काका ये है। कहते हुए पाखी मन में ही कहती है, जल्दबाजी में तो हमने इस लंगूर का नाम ही नहीं पूछा। अरुण जैसे ही अपना नाम बताने ही वाला था, पाखी तपाक से कहती है, राम नाम है इनका। ये कहते हुए पाखी एक लंबी सांस लेती है तो वही अरुण ये सुनकर पाखी की तरफ देखते हुए मन ही मन खुद से कहता है, ये लड़की नहीं राजधानी एक्सप्रेस है। किस एंगल से इसे मेरा नाम राम लग रहा है, कम से कम मेरी पर्सनैलिटी को देखकर कोई अच्छा सा नाम बता देती। मोहनदास अपनी बेटी के लिए बहुत खुश थे और मुस्कुराते हुए दोनों को देख रहे थे कि तभी फिर से उनकी सांसें उखड़ने लगती है।
पाखी जिसके आंखों के आंसू अभी सही से रुके भी नहीं थे कि फिर से बहने लगते हैं। अरुण उनकी हालत को देखते हुए कहता है, हमें अभी इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। अभी अरुण ये कह ही रहा था कि मोहनदास उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, बेटा जितनी जिंदगी हमें जीनी थी हमने जी ली है, अब तो बस यही आखिरी इच्छा है, हम अपनी पाखी बिटिया की शादी अपनी आंखों से देख ले। ये सुनते ही अरुण तो जैसे सदमे में चला गया, उसके पास कुछ नहीं था बोलने के लिए। पाखी बाबा आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, पहले आप ठीक हो जाए। मोहनदास नहीं बेटा, तुम्हारी शादी आज ही होगी। बोलो बेटा क्या तुम हमारी इच्छा पूरी करोगी, हमारी आखिरी इच्छा। पाखी बेबस नजरों से अपने बाबा को बस देखे ही जा रही थी। वो रोते हुए कहती है, बाबा आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। ये सब सुनकर अरुण को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे, वो बस उन दोनों बाप बेटी को देखे ही जा रहा था। इन सबके बीच रघु ने डॉक्टर को फोन कर दिया था। डॉक्टर अंदर आते हुए कहता है, आप लोगों से कहा था इन्हें टेंशन मत लेने देना वरना इनकी सिचुएशन और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी, ऑलरेडी इनके पास टाइम कम है। ये बात वो पाखी की तरफ देखते हुए धीरे से कहते हैं। एपिसोड 3। शादी की बात सुनकर अरुण के जैसे पैर जमीन पर ही जम गए थे। वो गहरी सोच में ही डूब गया। पाखी ने जैसे ही अरुण के कंधे पर हाथ रखा तो जैसे अरुण अपने ख्यालों से बाहर आया, तब तक डॉक्टर भी जा चुके थे। वहां पाखी, अरुण, रघु और मोहनदास ही थे। तभी बाहर से किसी के आने की आहट आती है। सब उस तरफ देखते हैं, सामने से एक औरत आती हुई दिखती है। पाखी जल्दी से जाकर उस औरत के गले से लग गई और रोने लगी। उसे चुप कराते हुए उस औरत ने कहा, रो मत बेटा, मैं हूं ना, क्या मैंने तुझमें और काव्या में कभी कोई फर्क किया है? तू भी मेरी ही बेटी है। तेरे बाबा को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तभी रघु आगे आकर अपनी पत्नी सुलोचना देवी, जो मायके से अभी अभी आई थी, उसे सब बता देता है। वो मोहन के पास आते हुए कहती है, भाई साहब पर इतनी जल्दी शादी की सभी तैयार कैसे होंगी? जब वो लोग बात कर रहे थे, इसी बीच पाखी अरुण का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आती है और उसे सारा सच बता देती है। सब सुनने के बाद अरुण उसे अपनी एक भौहें उठाकर देखते हुए कहता है, तो तुम चाहती मैं तुमसे शादी करूं? देखो मिस, मैं यहाँ अपने दोस्त की शादी में आया था, खुद की शादी करवाने नहीं। तुम किसी और को ढूंढ लो, क्योंकि मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। हम किसी लड़के को नहीं जानते और न ही कोई हमारा दोस्त है, तो किससे मदद ले, हम आप ही बताइए। पाखी कहती है। अरुण पाखी की तरफ देखते हुए कहता है, जानती तो तुम मुझे भी नहीं हो, फिर मुझसे शादी के लिए क्यों तैयार हो? पाखी, आप हमें जानते भी नहीं, फिर भी आपने हमारी मदद की, हमें घर तक छोड़ने आए। आप एक अच्छे इंसान हैं, यह आपके व्यवहार से हमें पता चल गया है। तो तुम अब मेरी तारीफ करके मुझे शादी के लिए फोर्स करना चाहती हो? पाखी, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ से जा सकते हैं, बस जाने से पहले एक बार हमारी बात सुन लीजिए। अरुण, कहो क्या कहना है? अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए कहता है। पाखी, ये शादी सिर्फ हमारे बाबा के लिए करेंगे हम। शादी होने के बाद आप जा सकते हैं यहाँ से, हम भी नहीं रोकेंगे आपको। ये सिर्फ एक नाटक होगा जिसे न आप सच मानेंगे और न हम, शादी तो असली होगी। अरुण कहता है। पाखी, हाँ शादी असली होगी, पर जिस शादी को दोनों ही लोग निभाना नहीं चाहते हो, वो शादी असली हो या नकली क्या फर्क पड़ता है? अरुण मन में कुछ सोचता है। उसे पाखी के बाबा की कंडीशन याद आती है। पाखी अरुण को देखते हुए उसके जवाब का इंतजार करने लगती है। वो मन ही मन कहती है भगवान प्लीज ये हाँ कह दे, देखो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते हुए ही पाखी अपने ख्यालों से बाहर आती है। अब उसके चेहरे पर तनाव थोड़ा कम दिख रहा था।
तभी अरुण कहता है मेरी कुछ कंडीशन है, अगर वो तुम मान लो तो मैं शादी के लिए रेडी हूँ। पाखी झट से कहती है हमें मंजूर है। अरुण पहले सुन तो लो। पाखी बोलिए। अरुण फ्यूचर में अगर तुम्हारा मन बदला और तुम इस शादी को सच मानने लगी तो भी इस शादी को मैं स्वीकार नहीं करूँगा और न ही तुम मुझे इसके लिए फोर्स करोगी। पाखी खुद से ही कहती है क्या इसे ऐसा लगता है मैं इसके पीछे पड़ जाऊंगी। कितनी बड़ी गलतफहमी है इसे। ओके आगे कहो। अरुण आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और तुम आगे मुझसे मिलने की कोशिश भी नहीं करोगी। बोलो मंजूर है तुम्हें। पाखी आंखें बड़ी करके अपने सामने खड़े उस इंसान को देखे ही जा रही थी। ये अपने आप को समझता क्या है? क्या ये हमारा कोई फेवरेट हीरो है जिसके पीछे हम पागल हो जाएंगे? तभी एक आवाज से पाखी अपने ख्यालों से बाहर आती है। बोलो क्या तुम्हें मंजूर है? पाखी हाँ, लेकिन ये सारी बातें आपको भी माननी होगी। अरुण ओके। जब दोनों घर के पीछे से अंदर की तरफ आते हैं तो उन्हें वहां काफी सारे लोग दिखे जो पहले वहां मौजूद नहीं थे। ये देखते हुए पाखी कहती है काकी ये सब क्या है? सुलोचना कहती है बेटा आज शाम को ही तुम्हारी शादी है, ये सब तो करना ही होगा। ज्यादा कुछ नहीं तो पर थोड़ी बहुत रस्में तो करनी ही होगी। ये सुनकर पाखी को कोई हैरानी नहीं होती। वो हालात को अच्छे से समझ रही थी। ये जल्दबाजी भी हालातों के वजह से थी। तभी कुछ औरतें आती है और अरुण को अपने साथ ले जाती है और कुछ औरतें आकर पाखी को। थोड़ी देर बाद दोनों को ही हल्दी लग रही होती है। अरुण जो औरतों के बीच बैठा हुआ था उसके चेहरे के भाव किसी को समझ ही नहीं आ रहे थे। एक औरत अरुण से कहती है बेटा आज तुम्हारी शादी है, चेहरे पर थोड़ी तो खुशी लाओ, ऐसे मुंह लटका हुआ है जैसे शादी जबरदस्ती करवाई जा रही हो। अरुण हल्की सी मुस्कान के साथ मन में ही कहता है सही कहा आपने, जबरदस्ती तो हो रही है मेरे साथ। कहा दोस्त की शादी में एंजॉय करने आया था, अब देखो खुद की बर्बादी होते होते हुए देख रहा हूँ। ये सोचते हुए अरुण के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वहीं अरुण से थोड़ी दूर पर बैठी पाखी को भी हल्दी लग रही थी। वो अरुण के चेहरे के बदलते हुए भाव को देख रही थी, उसकी हालत को भी समझ रही थी। वो खुद भी इस चीज को महसूस कर रही थी। देखते ही देखते समय बीत रहा था, पहले हल्दी फिर मेहंदी और अब वो घड़ी लगाए जिसमें दो अनजान लोग एक दूसरे से बंधन में बंधने जा रहे थे, जिसे वो दोनों चाहकर भी नहीं तोड़ पाएंगे। इस बात से अनजान दोनों ही लोगों को पंडित जी मंडप में बुलाते हैं। सुलोचना पाखी को लेने चली जाती है। शादी बहुत ही सिंपल तरीके से हो रही थी, ऐसे माहौल की वजह से सब बहुत सादा था। कुछ औरतें अरुण को लेकर आती है। अरुण खुद से ही कहता है ये मैं कहाँ फंस गया। सुलोचना पाखी को देखते हुए कहती है बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। माँ शब्द सुनते ही पाखी के आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिसे देख सुलोचना पाखी के आंसू पोंछते हुए कहती है हम भी तो तुम्हारी माँ जैसी है। सुलोचना काजल का टीका पाखी के कान के नीचे लगाते हुए कहती है नजर न लगे मेरी बच्ची को, अब रोना नहीं, आंखों से सारा काजल बह जाएगा। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुई पाखी पर अरुण की नजर पड़ती है। वो उसे देखकर कहीं खो सा जाता है। इतनी खूबसूरत लड़की उसने अभी तक नहीं देखी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें गुलाब की पंखुड़ियों जैसे, होठ सुंदर, चेहरा लाल रंग की बनारसी साड़ी में वो किसी खिले हुए लाल गुलाब के जैसे लग रही थी। ये पहले इतनी खूबसूरत थी या अभी लग रही है? अरुण खुद से ही कहता है बेटा तुम्हारी ही पत्नी है, शादी के बाद जी भर के देखते रहना, अभी शादी कर लो। ये सुनते ही अरुण घबरा जाता है और अपनी नजरें नीचे कर लेता है। थोड़ी देर में सभी वहां आ जाते हैं। मोहनदास को व्हीलचेयर पर लाया जाता है। एक एक कर शादी की सभी रस्में होती है। सभी अपने हाथों से वर वधू पर फूल फेंक रहे होते हैं।
कुछ देर बाद शादी की सभी रस्में हो जाती है। तभी पंडित जी कहते हैं शादी समापन हुई। एपिसोड 4, दिल्ली, खुराना मैंशन। आज सब अरुण की पसंद का होना चाहिए, एक औरत सभी को ऑर्डर देते हुए कहती है। तभी पीछे से आवाज आती है, माँ आप सबसे ज्यादा भाई से प्यार करती है, आप हमारे लिए तो इतना कुछ नहीं करती है। झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए अरुण की छोटी बहन माही अर्पणा से कहती है। अर्पणा खुराना अरुण खुराना की माँ है। अर्पणा खुराना, तुम दोनों ही मेरे लिए एक जैसे हो बेटा। अब चलो जल्दी से मेरी हेल्प करो। अरुण के नीचे आने से पहले सारी तैयारियां हो जानी चाहिए। हाँ माँ आप ज्यादा मत सोचे, भाई के आने से पहले सब हो जाएगा। अरुण जो रेडी होकर नीचे ही आ रहा था अचानक से रुक जाता है। इतनी शांति आज कोई उठा नहीं है क्या? अरुण अपने रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए कहता है। इस टाइम तक सभी उठ जाते हैं, फिर आज कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कहते हुए अरुण सीढ़ियों से नीचे हॉल की तरफ आने लगता है। हैप्पी बर्थडे टू यू कहते हुए सभी अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आते हुए कहते हैं। कोई किचन से तो कोई रूम से और माही तो डाइनिंग टेबल के नीचे से निकलते हुए कहती है हैप्पी बर्थडे भाई, जिसे देखकर अरुण के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। माही के सर पर चपत लगाते हुए अरुण माही से कहता है तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली छुपने की? ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। वहां खड़े लोग जिनमें अरुण की माँ और बहन, बाकी सब उसके घर में काम करने वाले लोग हैं। अरुण की माँ अर्पणा अरुण के पास आते हुए कहती है तुम्हारे पापा और भाई जल्दी ही वापस आ जाएंगे, अपना काम खत्म करके उन्होंने तुम्हारे लिए गिफ्ट्स भिजवाए हैं, मैंने तुम्हारे कमरे में रखवा दिए हैं, देख लेना। माही अरुण के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए टेबल के पास लेकर आ जाती है। टेबल पर रखे केक को कट करने के लिए माही अरुण को एक नाइफ पकड़ा देती है। जैसे ही अरुण केक कट करने के लिए आगे बढ़ता है, किसी की आवाज सुनते ही रुक जाता है। मैन डोर से हैप्पी बर्थडे माय लव कहते हुए एक लड़की अंदर आती है, जिसे देखकर माही का मुंह बन जाता है और वो पास खड़े एक नौकर से कहती है पता नहीं भाई को इसमें ऐसा क्या दिखा जो भाई ने इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। इशिता बेटा आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, अरुण की माँ कहती है। इशिता अपने हाथों में पकड़े रेड रोज का बुके अरुण को देते हुए उसके गालों पर हल्के से किस करती है, जिसे देख अरुण की माँ अपना मुंह दूसरी तरफ कर देती है। माही तो उसे खा जाने वाली नजरों से ही देख रही थी। अरुण केक कट करता है, सभी को केक अपने हाथों से खिलाने के बाद ऑफिस के लिए निकल जाता है। जाने से पहले वो अपनी माँ को उसकी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने से मना कर देता है। एक ऊंची बिल्डिंग के फ्लैट में दो लड़कियां बेड पर सो रही थी। अलार्म की आवाज सुनकर एक लड़की अपना हाथ बढ़ाकर अलार्म को बंद कर देती है। दूसरी लड़की अपना हाथ बढ़ाकर फोन लेकर टाइम देखते हुए कहती है काव्या 8 बज रहे हैं, हम लेट हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तुम्हें भी तो अपने ऑफिस जाना है। उसकी बातें सुनते ही काव्या झट से उठकर बैठ जाती है। काव्या पाखी, अगर हम आज भी लेट हो गए तो आज बॉस हमारी हमेशा के लिए छुट्टी कर देंगे। कहते हुए काव्या वॉशरूम की तरफ भागने लगती है। पाखी, अरे पहले हमें जाने दो, तुम तो जॉब भी कर रही हो, हमें तो इंटरव्यू के लिए जाना है, अगर हम लेट हो गए तो जॉब भी नहीं मिलेगी हमें। तुम्हें तो जॉब अभी मिली भी नहीं, हम देर से गए तो हमारी लगी हुई जॉब भी चली जाएगी। वॉशरूम के अंदर से काव्या कहती है। थोड़ी देर में दोनों ही लड़कियां तैयार होकर डाइनिंग टेबल आ जाती है। ब्रेकफास्ट करते हुए काव्या पाखी से कहती है देखो पाखी, जिस कंपनी में तुम जा रही हो न, वो कंपनी दिल्ली की टॉप कंपनियों में से एक है, वहाँ जॉब मिलना आसान नहीं होगा, फिर भी तुम अपना बेस्ट देना। पाखी, ओके। काव्या, वैसे हमें लगता है तुम्हें जॉब मिल जाएगी। पाखी, तुम इतनी श्योर कैसे हो? काव्या, तुम इतनी खूबसूरत हो, इंटरव्यू लेने वाला तो तुम पर ही फ्लैट हो जाएगा। पाखी, हमें ऐसे जॉब नहीं चाहिए।
हमें हमारी क्वालिफिकेशन के दम पर जॉब चाहिए। काव्या, बेस्ट ऑफ लक माई क्यूटी पाई, पाखी का एक गाल खींचते हुए कहती है। दोनों ही ब्रेकफास्ट के बाद अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। अरुण कार ड्राइव कर रहा था, इशिता उसके बराबर में बैठी थी। वो कंटिन्यू बिना पलके झपकाए अरुण देख रही थी, जैसे वो अरुण को अपनी आंखों में समा लेना चाहती हो। उसकी चाहत अरुण को पाने की उसकी आंखों साफ दिखाई दे रही थी। दोनों की खामोशी तोड़ते हुए इशिता अरुण से कहती है, अरुण हम दोनों 4 सालों से साथ हैं, तुम्हें नहीं लगता अब हमें शादी कर लेनी चाहिए? अरुण ये सुनते ही कार साइड में रोक देता है। ये सब वो इतनी जल्दी में करता है? इशिता ये देखकर घबरा जाती है। वो अरुण की तरफ देखते हुए पूछती है, आर यू ओके? अरुण बस हमम में जवाब देता है। इसके बाद दोनों ही बिना कुछ बोले चले जाते हैं। अरुण इशिता को उसके ऑफिस ड्रॉप करके अपने ऑफिस आ जाता है। अरुण के ऑफिस में अंदर आते ही सारा स्टाफ उसे विश करता है। वो सबको एक स्माइल पास करता हुआ अपने कैबिन में आ जाता है। एपिसोड 5। अरुण जैसे ही ऑफिस में एंटर होता है, उसके सारे एम्प्लॉय उसे विश करते हैं। अरुण सबको एक एडोरेबल स्माइल देते हुए अपने कैबिन की तरफ चला जाता है। कैबिन के अंदर आते ही अरुण जैसे पीछे पलटता है, कोई उसके आगे आते हुए उसे टाइटली हग करता है। गले लगाते हुए वो शख्स अरुण से कहता है, हैप्पी बर्थडे मेरे यार। अरुण उसे थैंक्स कहते हुए उससे पूछता है, तू यहाँ कब आया? मुंबई से। रोहित जो अरुण का दोस्त है उसके सवालों का जवाब देते हुए कहता है, तेरे बर्थडे और मैं ना आऊं ऐसा हो सकता है क्या? दोनों ही बैठकर बातें करने लगते हैं। रोहित, क्या बात है, तू कुछ परेशान सा लग रहा है? एवरीथिंग इज ओके न? अरुण, मैं आज इशिता के साथ ऑफिस आ रहा था। इशिता ने मुझसे कहा अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। रोहित, ये तो अच्छी बात है, फिर तू क्यों इतना अपसेट हो रहा है? तुझे तो खुश होना चाहिए। अरुण, जब इशिता ने शादी का नाम लिया तो मेरी आंखों के सामने उस राजधानी एक्सप्रेस का चेहरा आ गया। रोहित, तेरा मतलब है वो पाखी लखनऊ वाली? अरुण, हाँ। रोहित, यार उस बात को 2 साल हो गए हैं, अब तक तो तुझे वो भूल भी गई होगी। और तू है कि अब तक उसे याद कर रहा है? अरुण, मैं उसे याद नहीं करता। जब कोई शादी का नाम लेता है तो उसका चेहरा अपने आप आंखों के सामने आ जाता है मेरी। रोहित, मुझे अच्छे से याद है, आज भी वो दिन। फ्लैशबैक। अरुण फोन रिसीव कर, यार कहाँ है तू? रोहित अरुण को कॉल करते हुए इधर से उधर कमरे में चक्कर लगा रहा था। तभी सामने से उसे अरुण आता हुआ दिखाई देता है। अरुण, कहा था यार, इतनी देर से कब से तुझे कॉल कर रहा हूँ और तू है कि कॉल ही रिसीव कर रहा मेरी? रोहित अरुण से कहता है। रोहित की बातों का बिना कुछ जवाब दिए अरुण अपना बैग पैक करने लगता है। रोहित अरुण को हिलाते हुए उससे कहता है, भाई ये क्या कर रहा है? मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ और तू बिना कुछ बोले अपना बैग पैक कर रहा है। जा, कहाँ रहा है तू? अभी कुणाल की शादी हुई नहीं है। अरुण, मैं यहाँ से अभी इसी वक्त जा रहा हूँ अब और नहीं रहना मुझे इस शहर में, कहते हुए अरुण बैग में अपना सामना रखने लगता है। रोहित, पर हुआ क्या है जो तू ऐसे जा रहा है यहाँ से बिना शादी अटेंड किए? हम यहाँ शादी में शामिल होने के लिए ही तो आए थे। शादी हुई भी नहीं है और तू जाने की बात कर रहा है। अरुण, जब दिल्ली आएगा तो सब बता दूंगा, लेकिन अभी मुझे यहाँ से जाने दे। मैं इस शहर में अब और 1 मिनट भी नहीं रहना चाहता, कहते हुए अरुण अपना बैग लेकर जाने लगता है। रोहित अरुण का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, अगर तू जाएगा तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। अरुण रोहित से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, अगर हम दोनों ही चले गए तो कुणाल को अच्छा नहीं लगेगा। तू रुक यहाँ, कुणाल की शादी होने के बाद आराम से आ जाना। पर वर कुछ नहीं रोहित, मैं ठीक हूँ, तू दिल्ली आ, मैं तुझे सब बताता हूँ। ये सब सुनकर रोहित अरुण को जाने देता है। फ्लैशबैक एंड। रोहित और अरुण दोनों ही बैठकर बातें करते। अरुण रोहित से कहता है, मैं नहीं चाहता कभी वो मेरे सामने भी आए।
रोहित जो अरुण की बातें सुन रहा था उससे कहता है, अगर वो तेरे सामने अचानक से आ गई तब क्या करेगा तू? अरुण, ऐसा कभी नहीं होगा। वो वहाँ लखनऊ में है और मैं यहाँ दिल्ली में, ऐसा गलती से भी नहीं हो सकता। रोहित अरुण को देखते हुए कहता है, होने को तो बहुत कुछ हो जाता है, जैसे तेरी शादी वो भी हो गई थी। कहते हुए मुस्कुराता है। फिर कुछ सोचते हुए अरुण से कहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ होने वाला है, शायद आज तुझे कोई सरप्राइज मिलने वाला, भगवान की तरफ से उनका गिफ्ट। मैं चाहता हूँ वो लड़की तेरे सामने आ जाए, मैं भी तो देखूं तू उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करता है। ये कहते हुए रोहित हंसने लगता है। हाँ हाँ हाँ। रोहित, अरे यार ऐसे मत देख, मैं मजाक कर रहा था भाई। वैसे यार जब भी तेरी शादी वाली बात आती है मुझसे मेरी हंसी कंट्रोल नहीं होती है। जिस लड़की से तू पहली बार मिला उसके साथ उसी दिन तेरी शादी हो गई। ये कहते हुए एक बार फिर से रोहित जोर जोर से हंसने लगता है। अरुण जो उसे बस घूरकर देखे ही जा रहा था रोहित से कहता है, तू अपना मुंह खुद बंद करेगा या मैं करूँ? ये सुनते ही रोहित खामोश हो जाता है। थोड़ी देर और बातें करने के बाद रोहित अरुण से नाइट में मिलने का कहकर चला जाता है। एक लड़की कैब से उतर के जल्दबाजी में चली आ रही थी, सामने से आते हुए एक लड़के से टकरा जाती है। आई एम सॉरी वो हम। इट्स ओके रोहित कहता है। जब रोहित की नज़र उस लड़की पर पड़ती है तो वो बिना पलके झपकाए बस उसे देखता ही रह जाता है। उसकी दो बड़ी आंखें, गुलाबी होठ, खूबसूरत चेहरा, उसके खुले काले लंबे बाल, पीले सफेद रंग कॉम्बिनेशन का चूड़ीदार सूट में पाखी बला की खूबसूरत लग रही थी। रोहित तो अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया था। वो उसे बस एक टक देखी ही जा रहा था। पाखी, रियली सॉरी सर हम वो। रोहित, हे रिलैक्स, आई एम फाइन, आर यू ओके? पाखी, हाँ मैं अपना सर हिलाती है। रोहित, क्या तुम यहाँ काम करती हो? पाखी, हम यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं। रोहित, फिर तो ऑल द बेस्ट कहना बनता है। पाखी, थैंक यू सर। कहते हुए पाखी अंदर चली जाती है। रोहित उसे जाते हुए देखता है। अपने पेंट की जेब से फोन निकालकर एक नंबर डायल करता हुआ अपनी कार में बैठ जाता है। पाखी अपना इंटरव्यू देकर वहीं बैठकर रिजल्ट का वेट कर रही थी। तभी एक प्यून आकर नोटिस बोर्ड एक लिस्ट लगाकर चला जाता है। पाखी जब उस लिस्ट को दिखती तो वो इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए लोगों की लिस्ट थी, जिसमें अपना नाम देखकर पाखी खुश होते हुए काव्या को फोन करती है और उसे सब बता देती है। काव्या भी सुनकर खुश होती है। थोड़ी देर बात करके पाखी कॉल कट कर देती है। एपिसोड 6। अरुण अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा था, तभी उसके कैबिन का डोर नॉक होता है। अरुण अपने हाथों में पकड़ी हुई फाइल को पते हुए कमीन कहता है। एक शख्स जिसने नेवी ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था, देखने में काफी हैंडसम था। वो शख्स अरुण के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मयंक सर, वो आपकी सेक्रेटरी मिस कनिका का मेल आया था, वो कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं आएगी। उसने अपनी लीव को एक्सटेंड करवाया है। मयंक जो रोहित का मैनेजर है। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने मयंक को हीरो की तरह इंट्रोड्यूस क्यों करवाया है, तो दोस्तों मयंक भी हमारी स्टोरी का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। वो कैसे, ये आपको आगे पता चलेगा। अरुण मयंक से कहता है, आई डोंट नो, तुम क्या करोगे? कैसे करोगे? मुझे कल तक एक न्यू सेक्रेटरी चाहिए, वो भी कनिका की तरह अपने काम परफेक्ट होनी चाहिए। इज डेट क्लियर? मयंक, ओके सर कहते हुए अपना सर हिलाता है और वहां से चला जाता है। मयंक अपने कैबिन में आते हुए कहता है, अब कल तक ऐसी सेक्रेटरी कहाँ से लाऊं जो अपने काम में परफेक्ट हो। वो थोड़ी देर ऐसे ही अपने कैबिन में चक्कर लगाते हुए कुछ सोचता है। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उससे कहता है आज जो इंटरव्यू हुआ था उसमें सेलेक्ट किए हुए लोगों की लिस्ट लेकर उसके कैबिन में आए। थोड़ी देर बाद मयंक का असिस्टेंट उसे लिस्ट वाली फाइल लाकर देता है। मयंक उस फाइल को अच्छे से पढ़ता है। उसमें उन लोगों की सारी डिटेल्स थी जो इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए थे।
मयंक फाइल में एक जगह पॉइंट करते हुए अपने असिस्टेंट से कहता है, कल जैसे ही ये ऑफिस आए इसे मेरी कैबिन में लेकर आना। असिस्टेंट ओके सर कहकर वहां से चला जाता है। अरुण जो अभी तक अपने काम में डूबा हुआ था, फोन के रिंग होने से हाथ में पकड़ी हुई फाइल टेबल पर रखकर दूसरे हाथ से कॉल पिक करता है। सारी बातें सुनने के बाद अरुण ओके बोलकर कॉल कट कर देता है। पाखी किसी को कॉल करते हुए फ्लैट की बालकनी से बाहर का नजारा देख रही थी। कॉल रिसीव होते ही दूसरी तरफ से आवाज आती है, हम बस यहाँ से निकल ही रहे हैं, तुम रेडी रहना, काव्या पाखी से कहती है। थोड़ी देर बाद काव्या अपने फ्लैट पहुंच जाती है। दोनों ही रेडी होकर घर से निकलती है। कैब में बैठी पाखी काव्या से पूछती है, हम लोग जा कहाँ रहे हैं? काव्या पाखी से कहती है, अरे यार तुझे जॉब मिली है, सेलिब्रेशन तो करना बनता है। हमें एक क्लब पता है, वो क्लब दिल्ली के फेमस क्लबों में से एक है, हम दोनों वहीं जा रहे हैं। पाखी थोड़ा घबराते हुए काव्या से कहती है, हमें कुछ सही नहीं लग रहा हमारा ऐसे क्लब जाना। काव्या पाखी को समझाते हुए कहती है, पाखी हम दिल्ली में है, चील यार कुछ नहीं होगा। हम हमारे ऑफिस के लोगों के साथ पहले भी जा चुके हैं वहाँ। दिस प्लेस इज परफेक्टली सेफ फॉर गर्ल्स, अब ज्यादा मत सोचो कहते हुए काव्या अपने फोन में देखने लगती है और दूसरी तरफ पाखी जिसके चेहरे पर घबराहट अभी भी है। पाखी खुद से ही कहती है, कैसे बताए तुम्हें काव्या, हमें थोड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है, बताएंगे भी तो तुम नहीं समझोगी। हमें खुद समझ नहीं आ रहा हम ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। कैब एक बड़े से क्लब के बाहर आकर रुकती है। कैब से उतरते ही पाखी की नज़र वहां खड़े बॉडीगार्ड्स पर जाती है, जो बड़ी सावधानी के साथ सबको चेक कर रहे थे। पाखी समझ गई थी इस क्लब की सिक्योरिटी बहुत हार्ड है, कोई भी अननोन पर्सन आसानी से एंटर नहीं हो सकता। पाखी ये सब सोच ही रही थी, तभी काव्या पाखी का हाथ पकड़ते हुए बॉडीगार्ड को अपने फोन में एंट्री पास दिखाते हुए क्लब के अंदर चली जाती है। पाखी और काव्या के अंदर जाते ही वहां रोल्स रॉयस ब्रांड की एक कार आकर रुकती है। वहां खड़े बॉडीगार्ड जल्दी से आकर कार का डोर ओपन करते हैं, जिसमें से अरुण और रोहित बाहर आते हैं। वो क्लब अरुण का ही था। वो दोनों क्लब के अंदर आते ही वीआईपी रूम में चले जाते हैं, जहां उनके कुछ फ्रेंड्स उनका पहले से ही वेट कर रहे थे। अंदर जाते ही अभिषेक, कुणाल, राज एक साथ तीनों ही अरुण को विश करते हैं। वो सारे वहीं बैठे बातें कर रहे थे। तभी राज कहता है, क्या हम यहीं बैठे रहेंगे? कुणाल उसे देखते हुए कहता है, समझ रहा हूँ तू क्या कहना चाहता है। राज कुणाल की बातों का जवाब देते हुए कहता है, भाई शादी तेरी हुई है, मेरी नहीं, तू बना रहे पत्नीव्रता पति। ये सुनते ही सारे हंसने लगते हैं। कुणाल बस मुंह बनाकर सबको देखते हुए कहता है, तुम लोगों की शादी होने दो फिर बताता हूँ मैं तुम लोगों को। ये कहते हुए कुणाल अपनी वाइन का ग्लास खाली कर देता है। अभिषेक, भाई थोड़ा आराम से पी, अगर ज्यादा चढ़ गई तो भाभी तुझे घर में अंदर आने नहीं देंगी। फिर करते रहना बाहर खड़े रहकर चौकीदारी घर की। ये सुनते ही एक बार फिर से सब हंसने लगते हैं, जिसे देख कुणाल पूरी तरह से चीड़ जाता है। अरुण और रोहित जो कुणाल को देख रहे थे, एक दूसरे को इशारे करते हैं और कुणाल के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहते हैं, वो दोनों तेरी टांग खींच रहे हैं। कुणाल दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, तुम दोनों भी वही कर रहे हो, इसलिए ज्यादा स्मार्ट मत बनो, मेरा टाइम भी आएगा, तब देख लूंगा मैं सभी को। रोहित खड़े होते हुए कहता है, कितने टाइम बाद हम सब मिले हैं आज और यहाँ ऐसे बैठे हैं, चलकर बाहर थोड़ा चिल करते हैं। राज, अभिषेक, कुणाल हाँ करते हुए खड़े होते हैं। अरुण भी उनके साथ ही चला जाता है। अरुण बार काउंटर पर जाकर खड़ा हो जाता है और वाइन पीते हुए उन चारों को डांस करते हुए देखता है। अरुण सभी को डांस करते हुए देख ही रहा था कि अचानक उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो धीरे से कहता है, राजधानी एक्सप्रेस। कहते हुए अरुण डांस फ्लोर की तरफ आने लगता है, तभी उसके सामने रोहित आते हुए कहता है, कहाँ जा रहा है? अरुण, मैंने उसे देखा। रोहित, किसे देखा?
अरुण, उसे ही राजधानी एक्सप्रेस को। रोहित, तुझे चढ़ गई है भाई, वो यहाँ कैसे हो सकती है? अरुण, मैंने उसे अभी क्लब से बाहर की तरफ जाते हुए देखा है। रोहित, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो लखनऊ में है ना, फिर यहाँ कैसे? अरुण, वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसे अभी देखा। रोहित, ये भी तो हो सकता है ये तेरा वहम हो। सुबह ही हमने उसके बारे में बातें की थी, और तूने अभी थोड़ी ड्रिंक भी की है, शायद इसलिए तुझे वो दिख रही हो। अरुण रोहित की बातें सुनकर खुद से ही कहता है, रोहित सही कह रहा है, वो यहाँ कैसे हो सकती है, ये शायद मेरा वहम ही है। थोड़ी देर पहले काव्या पाखी को डांस फ्लो की तरफ खींचते हुए कहती है, क्लब में आए हैं, थोड़ा एंजॉय नहीं किया तो क्या किया? पाखी मना करती है, लेकिन काव्या उसकी एक नहीं सुनती। पाखी काव्या का मन रखने के लिए वही खड़ी हो जाती है और उसे डांस करते हुए देखती है। कुछ टाइम बाद पाखी काव्या को घर जाने के लिए कहती है, लेकिन काव्या उसकी एक नहीं सुनती। 2-3 बार कहने के बाद काव्या मान जाती है। जब दोनों वहां से जाने लगते हैं, इसी दौरान काउंटर पर खड़े अरुण को बाहर जाती हुई पाखी दिख जाती है। पाखी को देखते ही उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। एपिसोड 7। पाखी जो जल्दबाजी में 2-3 बर्तन तोड़ चुकी थी। काव्या उसे घूरकर देखते हुए कहती है, अभी बस 3 ही बर्तन टूटे हैं, अगर ऐसे ही तुम करती रही तो एक भी बर्तन नहीं बचेगा। मानते हैं, आज तुम्हारे जॉब का पहला दिन है, थोड़ी घबराहट हो रही होगी, तुम्हें समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम ऑफिस नहीं जंग पर जा रही हो। पाखी, हम पहले से ही नर्वस है, तुम और हमें नर्वस मत फील कराओ। काव्या, जस्ट रिलैक्स, सब ठीक होगा। तुम पहले ब्रेकफास्ट करो। पाखी जैसे तैसे ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए चली जाती है। खुराना इंडस्ट्री। पाखी ऑफिस में जैसे ही एंटर होती है, मयंक का असिस्टेंट रिसेप्शन पर ही उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही उसकी नज़र पाखी पर जाती है, उसे वो अपने साथ लेकर मयंक के कैबिन की तरफ चला जाता है। कैबिन के अंदर मयंक उन दोनों का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही दोनों कैबिन में एंटर होते हैं, मयंक के चेहरे पर पाखी को देखते ही स्माइल आ जाती है। कुछ देर तक तो मयंक भी अपनी पलकें झपकाए बिना उसे देखता ही रह जाता है। पाखी के गुड मॉर्निंग कहते ही मयंक अपने होश में आता है। पाखी को बैठने के लिए कहकर उसे सब समझा देता है। पाखी को अलर्ट करते हुए मयंक उससे कहता है, तुम्हारे पास अभी 30 मिनट और है, ये जो फाइल तुम्हारे सामने उसमें सब है, एक बार अच्छे से सब समझ लो। पाखी हमें अपना सर हिलाते हुए ओके कहती है। अरुण ऑफिस में आता है और अपने कैबिन में चला जाता है। अरुण के कैबिन में जाते ही उसे डोर नॉक होने की आवाज आती है। अरुण कम इन कहकर अपने सामने रखी फाइल को देखने लगता है। फाइल देखते हुए अरुण का चेहरा थोड़ा नीचे की तरफ झुका होता है। गुड मॉर्निंग सर की आवाज सुनकर अरुण अपना चेहरा ऊपर करते हुए सामने की तरफ देखता है। अरुण जैसे ही अपने सामने पाखी को खड़े देखता है, चौंकते हुए कहता है, तुम? अरुण की आवाज जो उस समय लाउड साउंड हो रही थी, तो वहीं पाखी अरुण को अपने सामने देखकर घबराते हुए कहती है, आप? थोड़ी देर पहले जहां उस कैबिन का माहौल शांत था, अब वही उन दोनों की प्रेजेंस से गर्म हो गया था। कुछ देर तक दोनों ही एक दूसरे को ऐसे ही देख रहे थे, तभी अरुण अपनी खामोशी तोड़ते हुए पाखी से कहता है, अरुण तुम यहाँ कैसे? पाखी धीरे से कहती है, हम यहाँ जॉब करते हैं, हमारा मतलब है आज हमारे जॉब का पहला दिन है। कहते हुए पाखी खामोश हो जाती है और खुद में ही बड़बड़ाती है, ये लंगूर हमारा बॉस है, कर लिया अब हमने यहाँ काम। अरुण तुम्हें यहाँ जॉब किस गधे ने दी? पाखी आप कहना क्या चाहते हैं? हमें ये जॉब ऐसे ही नहीं मिली है, हमारा सिलेक्शन इंटरव्यू के बेस पर हुआ है। अरुण अपना एक हाथ गाल पर रख कर सोचते हुए कहता है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ आई हो?
ये सुनते ही पाखी, जो थोड़ी देर पहले नर्वस फील कर रही थी, गुस्से से अरुण के ऊपर किसी बम की तरह फट पड़ती है। आप अपने आप को समझते क्या हो? हम आपको ढूंढते हुए यहाँ आए हैं, ऐसा आप सोच भी कैसे सकते हैं? अरुण, इसमें सोचने वाली क्या बात है? तुम यहाँ मेरे सामने खड़ी हो, ये प्रूफ करने के लिए काफी है। पाखी, आप न? अरुण, हाँ मैं। दोनों लड़ते हुए एक दूसरे के सामने आ गए थे। पाखी अरुण की बातों का जवाब देने ही वाली थी, तभी मयंक वहां आ जाता है। वो दोनों को ऐसे खड़े देखकर अरुण से कहता है, सर ये पाखी दास है, जब तक कनिका नहीं आ जाती तब तक ये कनिका की जगह काम करेगी। अरुण, नो वे, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता। अरुण की बातें सुनते ही पाखी कहती है, हमें भी कोई शौक नहीं है आपके साथ काम करने का, हम यहाँ काम नहीं करेंगे। मयंक, क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं? ये दोनों जिस तरह बातें कर रहे हैं उससे तो यही लगता है। मयंक खुद से ही कहता है। अरुण पाखी की बातों का जवाब देते हुए कहता है, हाँ जाओ जाओ, कौन सा तुम्हारे यहाँ काम न करने से कंपनी बंद हो जाएगी। मयंक जल्दी से अरुण के पास आकर उसे थोड़ा दूर ले जाकर धीमी आवाज में कहता है, सर अभी हमें इनकी बहुत जरूरत है। मैंने इनकी क्वालिफिकेशन खुद चेक की है, ये एक अच्छी एम्प्लॉय है और इनके पास काम करने का एक्सपीरियंस भी है। हमें इनकी जरूरत है तब तक जब तक कनिका नहीं आ जाती। हमारा काफी सारा काम पेंडिंग है, पहले से ही इन्हें रोक लीजिए सर, इतनी जल्दी हमें इनके जैसी एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय नहीं मिलेगी। अरुण, जो चुपचाप मयंक की बातें सुन रहा था, उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से कहता है, फाइन। पाखी, जो दोनों को बातें करते हुए देख रही थी, मयंक से कहती है, सर हम रिजाइन कर रहे हैं, हम यहाँ काम नहीं कर सकते। मयंक, मिस पाखी आप ऐसा नहीं कर सकती है। पाखी मयंक को घूरते हुए पूछती है, क्यों नहीं कर सकते हम रिजाइन? मयंक, अभी आप न्यू एम्प्लॉय है, इसलिए आपको कंपनी के रूल्स के बारे में नहीं पता। आपको रिजाइन करने से 1 महीने पहले नोटिस देना होगा। पाखी, क्या? मयंक, जी अब आपको 1 महीने तक इसी कंपनी में काम करना होगा। पाखी खामोशी से दोनों को देखते हुए कहती है, कहाँ फंस गए हम? अरुण मयंक को बाहर जाने का इशारा करते हुए अपने कदम पाखी की तरफ बढ़ाता है। उसके पास जाकर दोनों हाथों को अपने पेंट की जेबों में रखते हुए पाखी से कहता है, कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग बिना नोटिस दिए न मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ और न ही तुम ऐसे जा सकती हो। हम दोनों के लिए बेहतर होगा इस 1 महीने तक हम दोनों अपने काम से काम रखे, बॉस और एम्प्लॉय की तरह रहे, इसके अलावा हमारे बीच कोई और रिश्ता नहीं होगा। पाखी अरुण को घूरते हुए कहती है, रिश्ता रखना भी कौन चाहता है, हम तो ये बॉस एम्प्लॉय का रिश्ता भी न रखे। अरुण पाखी की बातें सुनकर उसे एक सरकास्टिक स्माइल देते हुए कहता है, इसलिए 2 साल पहले तुमने मुझसे रिश्ता बनाया था। पाखी अरुण की बातें सुनकर गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है। वो कुछ कहती उससे पहले अरुण कहता है, जाओ और मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी लेकर आओ। पाखी अरुण को घूरते हुए वहां से चली जाती है। अरुण अपनी जगह पर बैठते हुए कहता है, तुम 2 साल बाद मेरे सामने कैसे आ गई मिस राजधानी एक्सप्रेस? तुम्हें नहीं आना चाहिए था, अब जब तुम आ ही गई हो तो अब बारी मेरी है, तैयार हो जाओ मिस पाखी मेरा टॉर्चर झेलने के लिए। ये कहते हुए अरुण के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। एपिसोड 8। पाखी, जो अरुण की कॉफी बना रही थी और खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहती है, बस अब यही काम करना रह गया, कॉफी बनाओ और इस लंगूर को पिलाओ, जैसे वे खुद है वैसे ही कॉफी पीते हैं। कड़वी मुंह बनाते हुए पाखी कहे जा रही थी। अरुण अपने कैबिन में बैठा पाखी के आने का इंतजार कर रहा था, तभी पाखी आती है। वो कॉफी अरुण को देकर जाने लगती है। वो जैसे ही पीछे पलटती है उसे एहसास होता है किसी ने उसका दुपट्टा पकड़ लिया हो। पाखी की दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो मन में ही कहती है, इस लंगूर का दिमाग खराब हो गया है क्या? इस लंगूर ने हमारा दुपट्टा क्यों पकड़ लिया है? पाखी एक बार फिर कोशिश करती है आगे बढ़ने की, दुपट्टे के खींचने के कारण पाखी आगे नहीं बढ़ पाती।
तभी यह क्या बदतमीजी है, पाखी गुस्से से कहते हुए पीछे पलटती है। पाखी की आवाज सुनकर अरुण, जो कॉफी का मग एक हाथ में लिए दूसरे हाथ में पकड़ी फाइल को देख रहा था, पाखी की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखता है। पाखी जो अरुण को देखती है, उसके एक हाथ में कॉफी का मग दूसरे में फाइल होती है। तभी उसकी नज़र अपने दुपट्टे पर जाती है जो टेबल के कोने में फंसा हुआ था, जिसे देखकर पाखी के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और खुद से ही कहती है, बोलने से पहले एक बार देख तो लिया कर पाखी, अब ये लंगूर हमें नहीं छोड़ेगा। पाखी अरुण की तरफ देखती है और हल्की सी स्माइल करते हुए अपने दुपट्टे को निकालने की कोशिश करती है। अरुण अपनी चेयर से उठता है और पाखी को देखते हुए उसके पास आकर उसका फंसा हुआ दुपट्टा निकाल कर कहता है, क्या कहा था अभी तुमने? पाखी पीछे होते हुए कहती है, कुछ भी तो नहीं, और नकली हंसी हंसती है। अरुण आगे बढ़ते हुए कहता है, नहीं, मैंने सुना तुमने कुछ कहा। जब सुन लिया है तो पूछ ही क्यों रहे हो? कहते हुए पाखी पीछे दीवार से टकरा जाती है। पाखी जैसे ही साइड से जाने लगती है, अरुण अपना हाथ दीवार से सटा देता है। पाखी दूसरी साइड से जाने को होती है, अरुण दूसरी साइड भी अपना हाथ दीवार से सटा देता है, जिसके वजह से पाखी अरुण के दोनों हाथों के बीच में दीवार से लगकर खड़ी हो जाती है। तभी अरुण पाखी से कहता है, बदतमीजी कहा था ना तुमने, बदतमीजी किसे कहते हैं बताऊं तुम्हें? वो अपने चेहरे को पाखी के चेहरे के सामने लाकर कहता है, जिसे देख पाखी घबरा जाती है और अपनी नजरें नीचे कर लेती है। अरुण जो बस पाखी को देखे ही जा रहा था। पाखी को देखते हुए वो उसकी खूबसूरती में कहीं खो सा गया था। पाखी धीरे से कहती है, सॉरी, जिसे सुन अरुण अपने होश में आता है और पीछे हटते हुए कहता है, आगे से ध्यान रखना, कुछ भी कहने से पहले देख लेना। पाखी अपना सर हाँ में हिलाती और वहां से चली जाती है। अरुण वापस से अपना काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद मयंक वहां आता है। एक लंबी सांस लेते हुए वो अरुण से कहता है, मिस्टर मेहरा मान गए हैं हमारे साथ ये प्रोजेक्ट करने के लिए। आज शाम उन्होंने एक मीटिंग फिक्स की है। अरुण ओके कहता है। मयंक वहां से जाने लगता है। तभी अरुण उसे रोकते हुए कहता है, उस बक बक को भी इन्फॉर्म कर देना। मयंक ये सुनकर अपना सर खुजलाने लगता है। वो सोचते हुए कहता है, ये बक बक कौन है? अरुण जो उसे ही देख रहा था, उसकी कंफ्यूजन दूर करते हुए कहता है, ज्यादा मत सोचो, उसी की बात कर रहा हूँ जिसे तुम लेकर आए हो। मयंक, सर मैंने मिस पाखी को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है, वो उसी की प्रिपरेशन कर रही है। अरुण, ठीक है, उसे कहना 7 बजे मेरे कैबिन में आ जाए। मयंक, ओके सर। पाखी जो अपने डेस्क पर अपनी कोहनी रखकर अपने चेहरे को हाथ पर टिकाते हुए सोच रही थी। ऑफिस का पहला दिन हमारा इतना स्ट्रेस भरा होगा हमने कभी नहीं सोचा था। फिर मुंह बनाते हुए कहती है, ये सब उस लंगूर की वजह से हुआ है। खडूस कहीं का। वो ये सब बोल ही रही थी, तभी उसका फोन रिंग होता है। पाखी देखती है काव्या उसे कॉल कर रही है। पाखी फोन पिक करती है। पाखी, हेलो काव्या, तो मैडम कैसा चल रहा है आपका पहला दिन ऑफिस में? पाखी, सब बताएंगे तुम्हें घर आकर। काव्या, हमें थोड़ी देर हो जाएगी आने में। काव्या, क्यों? पाखी, हमें बॉस के साथ एक मीटिंग में जाना है। काव्या, लेकिन आज तो तुम्हारा पहला दिन है, फिर तुझे क्यों ही जाना है? पाखी, हम तुम्हें सब बताएंगे, बट कॉल पर नहीं, हमें घर आने दो। काव्या, ओके बोलकर कॉल कट कर देती है। पाखी अपनी डेस्क पर बैठी अधूरी फाइलों को कंप्लीट कर रही थी। वो घड़ी की तरफ देखती है। 7 बजने वाले थे। वो जल्दी जल्दी फाइल कंप्लीट करके अरुण की कैबिन की तरफ जाने लगती है। कैबिन के पास पहुंचकर पाखी नॉक करती है। अरुण की आवाज सुनकर पाखी अंदर जाती है। अरुण, फाइल्स कंप्लीट है। पाखी, यस सर। अरुण, ठीक है चलो। अरुण आगे, पाखी अरुण के पीछे चलने लगती है। पाखी के एक हाथ में उसका हैंडबैग, दूसरे हाथ से फाइल पकड़ी हुई थी।
वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए चल रही थी। अरुण जो उसके आगे बिना कुछ भी हाथ में लिए चल रहा था, उसे देखकर पाखी मुंह बनाते हुए कहती है, चल तो ऐसे रहे हैं जैसे कहीं के राजा हो और हम सारे उनके नौकर। तभी वो सामने से आ रहे एक आदमी से टकरा जाती है। वो खुद को और फाइलों को तो संभाल लेती है, पर उस आदमी ने जो अपने हाथ में पानी का ग्लास पकड़ा हुआ था वो सारा पाखी के कपड़ों पर गिर जाता है, जिससे पाखी के सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। जब अरुण पाखी को पीछे मुड़कर देखता है तो वो उससे कहता है, तुम एक भी काम सही से नहीं कर सकती, सही नाम रखा है मैंने तुम्हारा राजधानी एक्सप्रेस। पाखी यह सुन अरुण को घूर कर देखती है। अरुण उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अरुण, अब चलोगी या यहीं खड़ी रहोगी? पाखी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है, हमारे कपड़े गीले हो चुके हैं, ऐसे में हम कैसे मीटिंग में जा सकते हैं? अरुण, अपना मुंह बंद करो और चुपचाप चलो। पाखी जो गुस्से से पूरी लाल हो चुकी थी, बिना कुछ बोले अरुण पीछे चली जाती है। दोनों कार में बैठते हैं। अरुण ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देता है। अरुण का इंस्ट्रक्शन सुनते ही ड्राइवर सड़क पर गाड़ी भगाने लगता है। कुछ ही मिनट में वो लोग पहुंच जाते हैं। अरुण को कार से उतरता देख पाखी भी उतर जाती है। अरुण, फाइल्स को कार में ही रहने दो और मेरे पीछे आओ। पाखी जो चुपचाप अरुण की बातें सुन रही थी, वो जैसा कहता है पाखी वैसा ही करती है। वो बिना कुछ बोले अरुण के पीछे चली जाती है। वो दोनों एक बुटीक में एंटर होते हैं। पाखी ये देखकर हैरान थी कि वो मीटिंग में जाने की बजाय बुटीक में आए हैं। बुटीक जो काफी बड़ा था, वहां रखी सभी ड्रेसें बहुत ही एक्सपेंसिव दिख रही थी। उनके डिजाइन को देखकर कोई भी कहता वो एक एक ड्रेस उनकी कीमत हजारों से लाखों में थी। पाखी ये देखकर हैरान थी, अरुण उसे इतने बड़े बुटीक में लेकर आया है। पाखी कुछ कहती इससे पहले अरुण उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें जो ड्रेस अच्छी लग रही हो उसे लो और चेंज करके आओ। जल्दी करो, हमें मीटिंग के लिए देर हो रही है। पाखी उसकी तरफ देखते हुए कहती, ये ड्रेसें काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, हम इन्हें नहीं खरीद सकते। अरुण पाखी को गुस्से से देखते हुए कहता है, जितना कहा है उतना करो। पाखी अरुण का गुस्सा देखकर थोड़ा डर जाती है। वो जल्दी से अपनी नजरें अरुण से हटाकर इधर उधर देखने लगती है। वो ड्रेसेज को देखते हुए कहती है, हम इस तरह के कपड़े नहीं पहनते, अब क्या करें हम? पाखी ये सोच ही रही थी। तभी उसकी नज़र एक कोने में जाती है जहां पर एक ब्लू कलर की शिफॉन की साड़ी हैंगर में लगी थी। पाखी उस ओर बढ़ती है और उस साड़ी को लेकर चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है। एपिसोड 9। पाखी जो इधर उधर देख रही थी, उसकी नज़र एक रॉयल ब्लू रंग की शिफॉन की साड़ी पर जाती है। वो साड़ी बहुत सिंपल थी, उसमें कोई भी वर्क नहीं था। पाखी को वो साड़ी मीटिंग के लिए परफेक्ट लगी। पाखी वो साड़ी लेकर वहां से चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है। अरुण जो पाखी को ड्रेस सिलेक्ट करने का बोलकर अपना फोन यूज कर रहा था, तभी उसके कानों में किसी के कदमों की आहट आती है। अरुण जो अपना सर नीचे की तरफ झुकाए हुआ था, उन कदमों की आहट को सुनकर उस ओर देखता है जहां से उसे वो कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। उसकी नज़र जब सामने से आ रही पाखी पर पड़ती है तो उसे देखते ही अरुण जम सा जाता है। वो पाखी को बिना पल के झपकाए देख रहा था। उसकी गहरी काली आंखें जिनमें हल्का सा काजल लगा था, माथे पर छोटी सी काली बिंदी, होठों पर हल्की सी लाइट पिंक कॉलर की लिपस्टिक, उसके खुले लंबे काले बाल जो उसकी पूर बैक को कवर कर रहे थे, ब्लैक कलर का ब्लाउज और ब्लू साड़ी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में पाखी बेहद खूबसूरत लग रही थी। अरुण जो एक टक पाखी को बिना पल के झपकाए देखे ही जा रहा था, उसकी दोनों आंखें जैसे पाखी को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही हो। पाखी को देखते हुए वो इतना खो गया था, उसे पता ही नहीं चला पाखी कब उसके पास आकर उसके सामने खड़ी हो गई। तभी अरुण धीरे से कहता है, गॉर्जियस। अरुण ने ये इतने धीमी आवाज में कहा था, पाखी ने सुना तो पर उसे समझ नहीं आया। तभी वो अरुण से कहती है, सर आपने कुछ कहा? अरुण अपना सर न में हिलाता है और उसे गाड़ी में जाकर बैठने के लिए कहता है।
अरुण की बातें सुनकर पाखी वहां से चली जाती है। अरुण जो पाखी को जाते हुए देखकर कहता है, तू पागल हो गया है क्या अरुण, तू इस राजधानी एक्सप्रेस की तारीफ कैसे कर सकता है। खुद से ही ये सब कहते हुए अरुण काउंटर पर जाकर अपना कार्ड देता है। काउंटर पर खड़ा लड़का अरुण को कार्ड रिटर्न करते हुए कहता है, सर योर चॉइस रियली ब्यूटीफुल, जिसे सुन अरुण उसे घूर कर देखते हुए कहता है, लगता है तुम्हें अपनी जॉब से प्यार नहीं है। अरुण की ऐसी बातें सुन वो लड़का घबरा जाता है। वो सर झुकाते हुए अरुण से माफी मांगता है। अरुण उसे अपनी गुस्से से भरी कोल्ड वॉइस में कहता है, अपने काम से काम रखो। वो लड़का आगे कुछ कहता इससे पहले अरुण उसकी बातें सुने बिना ही वहां से चला जाता है। पाखी कार में बैठी अरुण के आने का वेट कर रही थी, तभी उसकी नज़र सामने से आते अरुण पर जाती है। अरुण कार में बैठता है। कार में बैठते ही उनकी कार हवा से बातें करने लगती है, जिससे वो थोड़ी ही देर में होटल ब्लू स्टार पहुंच जाते हैं। दोनों कार से बाहर आते हैं और होटल के अंदर चले जाते हैं। अरुण और पाखी दोनों मीटिंग रूम की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही अरुण मीटिंग रूम का डोर ओपन करता है, उसके सामने 4 जेंटलमैन बैठे हुए थे जो उसे देखते ही खड़े हो गए थे। वो लोग आपस में एक दूसरे को ग्रिड करते हैं। मिस्टर मेहरा, जो मेहरा इंडस्ट्री के इकलौते वारिस है, उनकी पर्सनैलिटी भी काफी अट्रैक्टिव थी। वो 28 साल के यंग मैन थे। अरुण और मिस्टर मेहरा दोनों ही प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस करने लगते हैं। पाखी एक एक करके अरुण को फाइल पास कर रही थी और अरुण मिस्टर मेहरा को सब डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा था। जब अरुण मिस्टर मेहरा को डिटेल शेयर कर रहा था तो उसकी नज़र उसके आसपास बैठे उन 3 लोगों पर भी थी, जिसमें से वो 2 लोग जो मिस्टर मेहरा के राइट साइड में बैठे थे, जिनमें एक उनका मैनेजर और दूसरा उनका लॉयर था। उन दोनों की ही नज़र पाखी पर थी। ये बात अरुण अच्छे से नोटिस कर रहा था और उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो जल्दी से मीटिंग खत्म करने की सोचता है और कुछ ही देर में वो मिस्टर मेहरा को सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता है। मिस्टर मेहरा अरुण से हाथ मिलाते हुए कहते हैं, अरुण आपने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है, मैं ये प्रोजेक्ट आपके साथ ही करूंगा। अरुण ओके कहते हुए हाँ में अपना सर हिलाता है। मीटिंग खत्म होती है। मिस्टर मेहरा अपनी टीम के साथ वहां से जा ही रहे थे कि उनकी नज़र पाखी पर जाती है। पाखी पर मिस्टर मेहरा की नज़र पहले भी गई थी जब अरुण और पाखी रूम के अंदर आए थे, पर उन्होंने उस समय मीटिंग और प्रोजेक्ट अपना ध्यान दिया। मेहरा अरुण आपने इनसे इंट्रोड्यूस नहीं कराया। अरुण मिस्टर मेहरा ये मेरी सेक्रेटरी है। मिस्टर मेहरा एक सरकास्टिक स्माइल के साथ पाखी को देखते हुए धीमी आवाज से कहते हैं, ब्यूटीफुल। अरुण जो मिस्टर मेहरा की बातें सुन रहा था, उसकी आंखों में एक बार फिर से गुस्सा उतर जाता है और वो घुरकर मिस्टर मेहरा और उनकी टीम को देखता है। अरुण जो काफी गुस्से में लग रहा था, उसका मन कर रहा था वो अभी उन्हें सबक सिखाए, उनकी अच्छे से पिटाई करे। तभी अरुण खुद से ही कहता है, मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, मैं ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ। ये सब वो सोच ही रहा था। तभी सर हम भी चले, पाखी की कोमल शांत आवाज अरुण के कानों में पड़ती है तो वो उसकी तरफ देखता है। इस वक्त उसकी आंखों में बेहद ही गुस्सा था, जिसे देख पाखी डर जाती है। अरुण पाखी को देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पाखी सर हम चले जाएंगे। अरुण पाखी को अपनी मुट्ठी बंद करते हुए गुस्से से देखते हुए ओके कहता है। पाखी होटल के बाहर आती है, अपनी कैब में बैठकर चली जाती है। पाखी जो इस बात से अनजान है कि एक ब्लैक कलर की कार उसका पीछे कर रही है। एपिसोड 10। पाखी होटल से बाहर आते ही उसके सामने उसकी कैब खड़ी थी, जिसे उसने थोड़ी देर पहले ही बुक किया था। वो उसमें बैठती है और वहां से चली जाती है। पाखी के होटल से निकलते ही एक ब्लैक कॉलर की कार उसकी कैब का पीछा कर रही होती है। पाखी जो इस बात से अनजान अपना फोन यूज कर रही होती है। थोड़ी ही देर में कैब एक बिल्डिंग के पास आकर रुकती है। पाखी उतरती है और कैब वाले को पैसे देकर बिल्डिंग के अंदर चली जाती है, जहां वो काव्या के साथ उसके फ्लैट में रहती है। पाखी जो इस बात से अनजान है, 2 आंखें उसे ही देख रही है।
पाखी के अंदर जाते ही वो ब्लैक कार जिसके अंदर अरुण बैठा था वो भी वहां से चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, उस ब्लैक कार में अरुण ही था जो पाखी की कैब का पीछा कर रहा था। आज जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से वो पाखी की सेफ्टी को लेकर परेशान था, इसलिए अरुण ने पाखी को घर ड्रॉप करने की बात कही, पर जब पाखी ने अरुण को मना कर दिया तो वो उसकी कैब का पीछा करने लगा और उसके बिल्डिंग के अंदर जाते ही वो भी वहां से चला गया। फ्लैट पर पहुंचकर पाखी डोर बेल बजाती है। काव्या, जो पाखी के आने का वेट कर रही थी, वो इंतजार करते करते हॉल में रखे सोफे पर ही सो गई थी। बेल की आवाज सुनकर काव्या अंगड़ाई लेते हुए उठती है। वो धीमे कदमों से अपने एक हाथ से आंखों को मलते हुए डोर ओपन करती है। पाखी अंदर आती है। जब काव्या की नजर पाखी पर जाती है तो वो उसे देखते ही अपनी आंखें जो अभी तक अर्ध खुली थी, पाखी को देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो उसे चौंकते हुए उससे कहती है, काव्या, अरे वाह यार, ये साड़ी तो तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, तुम तो इसमें सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। पाखी, हो गया तुम्हारा। अब हम कुछ बोले। काव्या, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? और तुम तो सुबह कुछ और पहनकर गई थी, फिर ये साड़ी कैसे? पाखी, पहले तुम यहाँ बैठो और हमारी बात सुनो, कहते हुए पाखी काव्या को अपने पास बैठाती है और उसे ऑफिस से लेकर मीटिंग में जाने तक की सभी बातें बता देती है। काव्या ये सब सुनकर तेज आवाज से कहती है, क्या? काव्या, तुम ये कहना चाहती हो जो तुम्हारा बॉस है, तुमने उसी से 2 साल पहले शादी की थी और अब तुम्हें 1 महीने तक उसी के साथ काम करना है? पाखी, हाँ, मैं अपना सर हिलाती है। काव्या, तुमने उसे सबक क्यों नहीं सिखाया? उसकी वजह से तुम्हारे बाबा। काव्या आगे कुछ कहती इससे पहले ही पाखी ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे आगे कहने से रोक दिया। पाखी काव्या की बातों का जवाब देते हुए कहती है, जो हुआ वो बहुत गलत था, पर इसके लिए हम उन्हें दोष नहीं दे सकते। वो तो इन सब से अनजान है, उन्हें कुछ नहीं पता उनके जाने के बाद वहाँ क्या हुआ। काव्या, तो तुमने आज उन्हें सब बताया क्यों नहीं? पाखी, क्यों बताए हम उन्हें कुछ, जब वो जानना ही नहीं चाहते, वो तो हमारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। काव्या, तो फिर तुम ऐसी सिचुएशन में कैसे काम करोगी उनके साथ? पाखी, हमें नहीं पता हमारी किस्मत हमारे साथ कैसा खेल खेल रही है। अब बस हमें उस कंपनी में 1 महीने तक काम करना है, फिर हम उस कंपनी को छोड़ देंगे। काव्या, क्या तुम ऐसा कर पाओगी? अगर इस 1 महीने में तुम्हें उनसे प्यार हो गया तो तब क्या करोगी तुम? पाखी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम बस वहाँ काम करेंगे और हमें किसी से कोई मतलब नहीं। काव्या, और अगर कहीं उन्हें तुमसे प्यार हो गया तो? पाखी थोड़ी देर खामोश रहती है, फिर दूसरी तरफ देखते हुए कहती है, हम दोनों ही इस शादी को नहीं मानते और एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, तो ऐसा कुछ हो इसका चांस ही नहीं है। कहते हुए पाखी रूम के अंदर चली जाती है। काव्या वही खड़ी सोचते हुए कहती है, 2 सालों बाद मिल हो तुम दोनों एक दूसरे से, कुछ तो अलग होगा इस बार। कहते हुए काव्या मुस्कुराने लगती है और फिर सोने चली जाती है। खुराना मेंशन। अरुण जब घर में आता है तो देखता है घर में चारों तरफ अंधेरा था, सब सो चुके थे। वो भी सीढ़ियों से सीधा अपने कमरे में गया और चेंज करके बेड पर लेट गया। वो आज जो कुछ भी हुआ उन सब के बारे में सोच रहा था। उसकी आंखों के सामने रह रह पाखी चेहरा आ रहा था। कुछ देर तक ऐसे ही सोचने के बाद वो अपने ख्यालों को झटकते हुए खुद से ही कहता है, अगर पाखी की जगह कोई और लड़की भी होती तो ये सब मैं उसके लिए भी करता। यही सब सोचते हुए अरुण की आंख लग जाती है और गहरी नींद में सो जाता है। पाखी और काव्या दोनों ही एक साथ उठते हैं और जल्दी से तैयार होकर ब्रेकफास्ट करके अपने अपने ऑफिस के लिए चले जाते हैं। ऑफिस पहुंचते ही पाखी देखती है आज ऑफिस में सब थोड़े अलग लग रहे थे। पाखी पास में खड़ी नैना से पूछती है, आज कुछ है स्पेशल है क्या ऑफिस में? नैना उसे मुस्कुराते हुए कहती है, आज वैलेंटाइन डे है पाखी, इसलिए सब इतने अच्छे से रेडी होकर आए हैं। आज कौन किसका क्रश है सब पता चल जाएगा।
तुम्हें किसी ने प्रोपोज किया क्या? पाखी, हमें कोई क्यों प्रोपोज करेगा? नैना, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो सभी प्रोपोज करेंगे। पाखी, नैना को स्माइल देते हुए कहती है, तुम भी कुछ भी कहती हो, कहते हुए अपनी कैबिन में चली जाती है। अरुण के कैबिन के बराबर में पाखी का भी कैबिन था। अरुण जो रेडी होकर सीढ़ियों से नीचे ही आ रहा था, माही की आवाज सुन रुक जाता है। क्या बात है भाई, आज तो बहुत अच्छे से रेडी हुए हो, आप डेट पर जा रहे हो? कहते हुए पाखी मुस्कुराने लगती है। माही की तरफ देखते हुए अरुण कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और तुम इन फालतू चीजों को छोड़कर अपनी स्टडी पर फोकस करो। ये कहते हुए अरुण बिना नाश्ता किए ऑफिस के लिए निकल जाता है। अरुण अपने कैबिन में जाता है तो देखता है उसके कैबिन में रेड रोज के बुके रखे थे और साथ ही कुछ गिफ्ट्स भी। अरुण उन बुके और गिफ्ट्स को चुपचाप खड़े होकर देख ही रहा था कि तभी पीछे से एक लड़की अरुण को हग करते हुए हैप्पी वैलेंटाइन्स डे माय लव कहती है। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 300 है। जैसे ही 300 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।